नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। करीब 2.5 साल पहले निर्भया कांड के बाद से समाज और सियासत में महिलाओं के शोषण और अधिकारों को लेकर बहस तेज है। दिल्ली में हुए जन आंदोलन और उसके बाद दिखी सरकारों की सक्रियता से लगा कि महिला अधिकारों को लेकर संजीदगी बढ़ी है। गैंगरेप के खिलाफ कानून में बदलाव हो या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा की बात या फिर पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक, कई ऐसे कानून बने जिनकी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका मानी गई। लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का पर्दा है। उनमें से एक जो माननीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी के लिखित बयान में सामने आया है, और वो है वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का मुद्दा। राज्यसभा सांसद कनिमोई के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में विवाह एक संस्कार है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जा सकता। सरकार का ये रुख तब है जब सभी सच्चाई से परिचित हैं कि इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को बराबरी का हक हासिल नहीं है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में ज्यादातर महिलाएं पतियों के शोषण की शिकार हैं। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश में रेप की 80% से ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो पतियों द्वारा अंजाम दी जाती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन यानी ICRW 2011 के मुताबिक देश में हर 5 में से एक भारतीय पुरुष अपनी पार्टनर या पत्नी को सेक्स के लिए मजबूर करता है। हाल ही में आई UN की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2/3 महिलाएं सेक्स के लिए पुरुषों की पिटाई की शिकार हैं। इन सच्चाइयों के बावजूद समाज वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता और सियासतदान इसे पवित्रता के आईने में देखते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वैवाहिक बलात्कार के एक केस में सुनवाई से इनकार कर दिया। सवाल है कि क्या बलात्कार को किसी भी रूप में जायज माना जा सकता है? क्या स्त्री का अपने शरीर पर हक की मांग गलत है? क्या ये बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या संस्कृति के नाम पर संवेदना की बलि चढ़ाई जा सकती है? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं संजय हेगड़े, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हमारे साथ हैं कविता कृष्णन, आप एपोआ की सेक्रेटरी हैं। एपोआ यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन। इसके अलावा हमारे साथ एडवा की एडवोकेट और लीगल कन्वीनर रह चुकी और 1993 से रेप के कानून को बदलने की मांग करने वाली मशहूर वकील कीर्ति सिंह हैं। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, वो हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के एडवोकेट कमलेश मिश्रा। आपकी संस्था मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ती रही है और आप लोग मैरिटल रेप के मामले में एक खास केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। और इसके अलावा हमारे साथ है जागरूक जनता, जो आप लोगों से सवाल जवाब करेगी। आप सभी से चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। भारत में पहली बार महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए इतनी पुरजोर आवाज बुलंद की। निर्भया बलात्कार कांड से भड़के जन आंदोलन की आवाज सत्ताधारियों के कानों तक भी पहुंची और तब यौन अपराधों से स्त्रियों को सुरक्षा देने के लिए जस्टिस JS वर्मा आयोग का गठन हुआ। आयोग ने जो मुख्य सिफारिशें की उनमें एक ये भी थी कि मैरिटल रेप यानी पति द्वारा पत्नी से किए गए बलात्कार को अपराध बना दिया जाए, मगर अब सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, शिक्षा के स्तर, गरीबी, अनेक सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, धार्मिक आस्थाओं और समाज की विवाह को संस्कार के रूप में मानने संबंधी विचारधारा जैसे विभिन्न घटकों के कारण भारतीय संदर्भ में उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा सकती है। सरकार के इस रुख पर कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई।
The government's reply is very disappointing. This is not a question of culture. It's not a question of sexual relations. It is a question of whether we are going to allow anybody to abuse any other citizen of India merely on the grounds that they are married to her. That is simply not acceptable. This is not against values or ethos or tradition of India. It is about protecting women in our own country within the institution. सरकार के इस रुख को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन की सिफारिशों के खिलाफ भी बताया गया, मगर ये संसद की स्थायी समिति की राय के अनुरूप है, जिसने 2013 में मैरिटल रेप के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी की अनुशंसा को नामंजूर कर दिया था। फिलहाल भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी से जबरन यौन संबंध को भी बलात्कार नहीं माना जाएगा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम ना हो। बलात्कारी को कैद और जुर्माना सुनाया जाएगा, बशर्ते बलात्कार की शिकार महिला उसकी पत्नी न हो। घरेलू हिंसा कानून 2005 में मैरिटल रेप के दीवानी समाधान का प्रावधान किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मैरिटल रेप का सबूत कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है, बशर्ते उसे मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के चल रहे किसी मुकदमे के सिलसिले में पेश न किया गया हो। जब कानूनी व्यवस्था ही ऐसी है तो इसमें क्या आश्चर्य कि पुरुष अपनी पत्नियों से जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की बात खुलेआम स्वीकार करते हैं। भारत के 8 राज्यों में हुए एक सर्वेक्षण में 1/3 पुरुषों ने ये बात मानी, यानी जब चाहे यौन संबंध बनाने को विशेषाधिकार मानने की पुरुषों की सोच मजबूत है। क्या मैरिटल रेप को क्राइम बनाने की मांग का विरोध इस मानसिकता को और मजबूती नहीं देता? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्त्री अधिकारों की बात होते ही अक्सर परंपरा और संस्कृति की दुहाई क्यों दी जाने लगती है। ऐसा कहने वाले कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अक्सर संस्कृति की रक्षा का सारा बोझ महिलाएं ही क्यों ढोएं? अमन जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। क्या मैरिटल रेप को जुर्म बनाने की मांग गलत है? नहीं, देखिए, मैरिटल रेप तो ऑलरेडी एक जुर्म है और आईपीसी के कई धाराएं हैं जिसमें ऑलरेडी दिस कंस्टिट्यूट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस और इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी 498A में, और जितने भी बॉडीली इंजरी को लेके जो सेक्शंस हैं, चाहे 325 हो या जो भी, वो सारे अट्रैक्ट होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी अपनी जगह पे है, तो इसके लिए एक रेमेडी और पनिशमेंट जो है उसे जुर्म के तहत यानी सिविल दीवानी मामलों के तहत रखा गया है। और जो आप दूसरे कानूनों की बात कर रहे हैं उसमें 15 साल से कम उम्र की महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार हैं उसके बारे में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का अंतर हो सकता है, पर आईपीसी की कई धाराएं हैं जो कि इसके लिए पनिशमेंट और रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पर ये एक गंभीर विषय है और एक बड़ा विषय है जो कि सोसाइटी के पूरी सोसाइटी को इम्पिंज करता है, और इस पे एक अगर कोई लार्जर कंसेंसस हो सोसाइटी में, क्योंकि अभी तो हम लोग, जो मंत्री जी ने भी जो कहा, जो गृह राज्य मंत्री ने, उनके कहने का यही तात्पर्य था कि हमारे देश का जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसने अच्छा काम किया है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बनस्पत, तो उसको भी चलने देने का एक अवसर देना चाहिए। और जहाँ तक मैरिटल रेप का प्रश्न है, ऑलरेडी दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी, और उसके लिए रेमेडी और पनिशमेंट दोनों प्रोवाइड की गई है। आपकी बातों से कीर्ति सिंह जी बिल्कुल सहमत नहीं दिखती हैं। कोई भी सहमत हो या नहीं हो, मैं जो कानून संगत पोजीशन है वो बता रहा हूँ। मैरिटल रेप को जुर्म बनाने की, अपराध की श्रेणी में लाने की जो मांग है, ये स्त्री अधिकारों को, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों से, उस रीति रिवाजों से बाहर ले जाकर सोचने की और उस दायरे को तोड़ने की कोई मांग है? बिल्कुल नहीं। हमारे समझ से तो कोई भी ट्रेडिशन कहीं भी दुनिया भर में ये नहीं कह सकता कि एक हस्बैंड को अपने वाइफ के ऊपर अपराध करना चाहिए, कि उनके ऊपर अपने को फोर्स करना चाहिए, सेक्सुअली फोर्स करना चाहिए और बलात्कार करना चाहिए। बलात्कार तो एक कानून में माना गया मतलब जुल्म है और उसके लिए सबको सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए, एक मिनट इंटरप्ट नहीं करिए, और इसके लिए चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई और आदमी हो, और आप जानते हैं नए अमेंडमेंट्स में ये भी लिखा है कि कोई रिलेटिव भी अगर रेप करता है, कोई गार्जियन रेप करता है, कोई पर्सन अथॉरिटी में हो लड़की के ऊपर वो रेप करता है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बलात्कार नहीं माना जाता, वो माना जाता है बहुत घोर बलात्कार। क्योंकि घोर बलात्कार वो होता है जो लोग
इन स्पाइट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो लोग अपने पास वाले लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटना करते हैं। अब तो मैरिजेस में ये बिलीव करा जाता है कि जो मैरिजेस होती हैं वो एक इक्वालिटी के बेसिस पे होती है, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए और कोई भी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे वायलेंस ना कमिट करे, और इस तरह का वायलेंस तो ज़रूर रिकग्नाइज करना चाहिए। ये मान रही है विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब 1993 से काफ़ी सारी कंट्रीज, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, जो 80 से ज़्यादा कंट्रीज में ये माना गया है कि ये रेप है। और ये रेप की तो बात ये होती कि कंसेंट के बिना अगर औरत बीमार हो और अगर औरत किसी वजह से नहीं चाहती हो, आप लेकिन ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है जो अमन सिन्हा कह रहे हैं कि समाज में एक धारणा है कि इस तरह की मांगों से जो पारिवारिक मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, वो कमजोर होते हैं, हमारे संस्कार कमजोर होते हैं। इस समझ को गलत कैसे ठहराया जाएगा? तो ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि कानून में ऑलरेडी जगह है, अगर आप मान रहे हैं कि 498A में बलात्कार या किसी भी तरह की हिंसा, जो पारिवारिक हिंसा, उसमें जगह, ये तो मैं गलत मानती हूँ उसको, लेकिन ये अगर मानते हैं, मेरा कहना है तब अगर ये इसको आप मान रहे हैं तो रेप लॉ, पहले तो कानूनी क्या स्थिति है? रेप लॉ है आपकी, जहां कहा जाता है कि किसी भी रेप, यानी रेप का डेफिनेशन दिया हुआ रेप लॉ में कि किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह का यौन व्यवहार, इसको रेप माना जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई पति किसी पत्नी के साथ इन्हीं सारी चीजों को, इसी जोर जबरदस्ती को करे तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये आपके कानून में बाकायदा लिखा है, इसको कहते हैं मैरिटल एक्सेप्शन, ठीक है? ये एक्सेप्शन फॉर मैरिटल रेप, ये बना हुआ है कानून में। हम कह रहे हैं इस एक्सेप्शन को हटाइए, इसमें कोई नए कानून बनाने की मांग नहीं है। बात यह है कि अगर आपका बलात्कार का कानून कहता है कि ये सारी चीजें बलात्कार होती हैं, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ करता है, लेकिन अगर कोई पति जबरदस्ती करे पत्नी के साथ तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल, इसमें किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इसके लिए जगह नहीं हो सकती। 21वीं सदी के भारत में हम कैसे इसको ये बहुत ही विचित्र है संजय जी कि एक पति अगर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है तब तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर एक पति अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ रेप करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। देखिए, कानून में ये भी लिखा है कि अगर पत्नी इससे इनकार करती है तो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बन जाता है। नहीं, ये भी कानून में ही तो लिखा है। तो अब आप एक ये सिचुएशन देख लीजिएगा कि अगर पति और पत्नी के जो संबंध है, हर बार कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई जज देखते रहे तो ऐसा संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। You are inviting the policeman and the judge into the bedroom. तो फिर शादी क्यों करे लोग? शादी ही क्यों रखे? जब शादी का ये भी होता, तात्पर्य ये भी होता है कि वहाँ से बच्चे पैदा हो। और रेप क्या है? रेप यही है कि विदाउट कंसेंट सेक्स। अब कंसेंट शादी में इम्प्लाइड होता है। लोग शादी करते हैं क्यों? लोग शादी करते हैं ताकि वो साथ रहे, सेक्स हो, बच्चे हो, रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। दुनिया के जो 80 से ज्यादा देशों ने अगर इसको लागू किया है तो क्या वो व्यवहारिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं? आप ये मानते हैं कि वो वैवाहिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और वो अपने देश को, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। इनको बात इसी डर से ये जो आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं ना, वो वहीं रुका रहेगा। 498A के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुकी है कि बहुत सारे केसेस में ये जो दुरुपयोग होता है उसके कारण बहुत से लोग जेल जाते हैं। और अब क्या होने वाला है, अगर आप ये मैरिटल एक्सेप्शन निकाल ले तो क्या होगा? हर मर्द सरोजिनी नगर पुलिस थाने में या लाजपत नगर पुलिस थाने में ये साबित करते रहेगा कि नहीं साहब, उस टाइम पत्नी मानी थी या नहीं मानी थी। आपको क्या लगता है कि सारी महिलाएं जाके थाने में शिकायत कराने का हक हासिल कर लेंगे तो सब थाने में चली जाएंगी क्या? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक वन साइडेड
न्यूक्लियर बटन जैसा होगा। ये एक वन साइडेड न्यूक्लियर बटन जैसा होगा, जहां पर एक ही ऐसा नहीं है कि हस्बैंड भी ये एक्यूजेशन डाल सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल तो है ही नहीं ये कानून। अगर तो लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हमारे समाज की हकीकत क्या है। हमारे समाज में आज भी महिलाएं बराबरी का हक हासिल नहीं कर सकी हैं। जी नहीं, मैं अमृता ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में जब शादी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे समाज में शादी की क्या असलियत है, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। दो बातें यहाँ पे। पहले तो ये कि 19वीं सदी में जब ये कानून बने थे, ब्रिटिश का कॉलोनियल लोगों ने बनाया, उस समय उनकी भी धारणा ये थी कि पत्नी की शादी हो जाती है तो वो पति की प्रॉपर्टी हो जाती है, लीगली वो प्रॉपर्टी हो जाती थी, वो उसके साथ में उसकी सेक्सुअल प्रॉपर्टी के रूप में माने जाता था। अभी न दुनिया में ये समझदारी है, न भारत में ये समझदारी है। पहली बात, ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा। सेकेंड, अगर हम कुछ तथ्य देखें, तथ्यों में आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो सर्वे हुई उसमें कुछ राज्यों में 10%, कुछ राज्यों में 20% और राष्ट्रीय रूप में देखें तो 6.6% महिलाओं ने अपने से कहा कि हमारे पति ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। ये कोई उन्होंने जाकर के कंप्लेंट नहीं दर्ज की, लेकिन उनसे पूछा गया कि आपके साथ क्या ज़बरदस्ती सेक्स होती है, उन्होंने कहा हाँ होती है। पुरुषों से जब पूछा गया, पुरुषों से एक सर्वे हुई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वीमेन द्वारा, उनकी जो सर्वे थी 8 राज्यों में, उन्होंने अलग अलग जाति अलग अलग वर्ग के पुरुषों के साथ किया सर्वे। पुरुषों के 1/3 पुरुषों ने कहा कि हमने अपने पत्नी या इंटीमेट पार्टनर, दूसरे गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ में जबरदस्ती सेक्स किया है, यानी हमने बलात्कार किया है। इसको इन्होंने खुद माना। इसका मतलब ये आपके समाज में हो रहा है, ये आपकी शादी की असलियत। तीसरी छोटी सी बात कि हमारे यहाँ शादी हमेशा कंसेंट से नहीं होती। कंसेंट इन द सेंस कि एक सेंस में होती है कि हाँ शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पति क्या है कैसा है वो बिना जाने ज़्यादातर शादियाँ होती हैं। जब उस शादी के अंदर भयानक डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं तो उसे हम मानते हैं, नहीं मानते हैं कि वायलेंस हो रही है। अब उस वायलेंस के साथ एक हमारे साथ एक और नहीं, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। इतनी देर इन्होंने जो बात कही, नहीं एक मिनट, मुझे आप डिबेट नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक पहले क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आप बात कर लीजिएगा। पहले इनसे प्लीज नहीं, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। हाउ टू डिबेट। प्लीज, that is exactly why. What is this? नहीं, Both of you are shouting. No, you don't have to preach us. संजय जी, I'm not हम preaching you. सबको I'm बराबर not का preaching. मौका I'm not देंगे, लेकिन interested in preaching you. पर पहले और ऐसे डिस्टर्ब करने में एक चीज मैं डिस्टर्ब आप कर रही हैं और इल्जाम दूसरों पे लगा रही हैं। अजीब हाल। आप एंकर डिसाइड करेंगे कौन बोलेगा। एंकर को तो डिसाइड ही नहीं करने दे रहे ना आप लोग। नहीं, आप बोलिए, लेकिन अपनी बात संक्षेप में रखिए ताकि मैं दूसरे को मौका दे। जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये सिर्फ कंसेंट, ये नहीं है कि एक बार शादी करें तो कंसेंट दे दिया फॉरएवर कि आप जब चाहें आप हमारे साथ रेप कर लीजिए। और रेप तो मतलब ये पूरे, अब औरतों का भी कोई हक है कि नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि औरतों का कोई हक नहीं है, लेकिन हमारे देश में पुरुष तो ये मानते हैं कि शादी से सेक्स के लिए लाइसेंस मिल जाता है। जहाँ ये धारणा है वहाँ पे क्या औरत एक प्रॉपर्टी है आदमी की। पहले तो ये परसेप्शन है, बहुत गलत फैलाया जा रहा है कि कोई रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये एक समस्या है हमारे समाज में, हम लोग सभी एक्नॉलेज करते हैं। ये एक सीरियस नहीं, ऐसा नहीं कहा, ये एक सीरियस समस्या है और हम लोग सब एक्नॉलेज करते हैं। कोई खाली हमारे देश में नहीं है, बाकी देशों में हमसे ज्यादा है। अगर आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रही हैं? और 80 देशों में अगर है तो उससे ज्यादा देशों में नहीं है। एक समस्या है, अब आप कृपया मुझे कंप्लीट करने देंगी? नहीं, बस मैं एक सवाल अपनी तरफ से 80 देशों में अगर ये कानून है तो उससे ज्यादा देशों में नहीं है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। यूएसए के ज्यादातर स्टेट्स में जो है एग्जेम्पशन है, नहीं है ऐसा। यूके में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं है। उन्होंने रिसाइन कर लिया है, आपको नहीं पता है। और आपको ये भी नहीं पता है कि जो कानूनी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है दिस विल अमाउंट टू क्रूएल्टी एंड फिजिकल असॉल्ट। और आप लोग यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं कि वो कानून में नहीं लाई करता है और 498 और 425 में नहीं होगा। गलत बात है। आपके कहने से थोड़ी कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अरे भाई, गलत बात आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़ी बदल जाएगा। आप गलत बोलते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। और देखिए, मैं प्लीज इस तरह की डिबेट मैं नहीं करना चाहता। और अमृता जी, इसीलिए एक, अगर मान लीजिए ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, इसके वाइडर रैमिफिकेशंस हैं, अगर कोई लार्जर कंसेंसस हो तो इसमें इसको सरकार जरूर कंसीडर करेगी। मेरा एक सीधा सोल्यूशन है, अगर औरत सेक्स करना नहीं चाहती है शादी में
तो ठीक है, शादी तोड़ दीजिएगा, पर शादी में रहते हुए अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपके पति को कटघरे में खड़ा करे, कि किसी पुलिस स्टेशन में रोज ये घसीटते हुए ले जाए, और अगर पति को वही डर संजय जी, नहीं वही डर हर बार सताए कि भैया सेक्स हो सकती है या नहीं, नहीं तो अगर पति को ये डर सताते रहे तो बिल्कुल फैमिली खत्म हो जाएगा। मेरा ये सवाल है कि कोई भी पत्नी अपने पति को क्यों कटघरे में खड़ा करेगी जब तक कि वो इस बात से आजिज ना आ जाए और परेशान ना हो जाए। देखिए ना, कोई क्या आखिरकार सेक्स भी एक ट्रांजैक्शनल होता है, एक कंसेंट लिया जाता है जी, कंसेंट लिया जाता है। have to take consent. You जी, can't force yourself. जी, But you can't give a consent 20 years in advance. नहीं, and if you're ill, if you're not ill, if you're well, if you're not well, if you listen, are feeling एक इकलौता केस है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरे पास मेरे साथ इसके वकील हैं, मेरे साथ उस केस के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, इनकी याचिका ये थी कि कानून में ऐसे बदलाव कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, वो पार्लियामेंट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और मुद्दा क्या था, इस पर बातचीत करते हैं। कमलेश, क्या मुद्दा था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों के केस दायर करने पे? जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि सारी चर्चा जो है वो परिवार के विषय पर और पुरुष के विषय पर हो रही है, लेकिन सर्वाइवर के दृष्टि से कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे जो पीड़िता है वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उन दोनों का जो सिचुएशन होता है रेप के बाद वो सेम होता है, और इसीलिए उसको रिकग्नाइज करने की बहुत आवश्यकता है कि मान लो कि मैं इस समय आपसे यह चर्चा ना करूं कि उसको क्या सज़ा मिले, लेकिन यह चर्चा निश्चय ही होनी चाहिए कि उस पीड़िता का क्या हो, क्या उसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्या उसे उस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि उसे ये लगे कि कहीं ना कहीं उसको कोई सुनने वाला है और उसके पास इसका कोई इलाज है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए वह केस ऐसा था कि एक महिला, यंग महिला, जिसने अपना धर्म परिवर्तन करके शादी करी, पढ़ी लिखी महिला, और दोनों लोग यहाँ पर दिल्ली में ही रह रहे थे वसंत विहार में, और उसके साथ ब्रूटल रेप, बहुत ही बुरी तरह का रेप, टू द एक्सटेंट नहीं, लेकिन आप लोगों की मांग क्या थी इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपने मांग ये की थी कि इसको क्रिमिनल माना जाए, इस पूरे एक्ट को, या आपने उसको न्याय दिलाने की किस रूप में मांग की? कौन से कानून के तहत आपने ये चैलेंज किया? मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, मुझे अगर आप 2 मिनट का समय दें। टू द एक्सटेंट इस महिला के साथ, टू द एक्सटेंट यह घटना हुई कि अ टॉर्च वाज इंसर्टेड इनटू हर एनस एंड देयर इज नो FIR विच इज रजिस्टर्ड। कोई FIR नहीं रजिस्टर हुई। पुलिस ने, CAW सेल ने, कोर्ट ने यह कहा कि यह घटना आम है और ऐसा पत्नी के साथ होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इतना कहा कि 375 जो रेप का कानून है, जो रेप को डिफाइन करता है, उसके एक्सेप्शन 2 में कहा गया है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट में से एक ने कहा कि उसमें कहा गया है कि ये सारी चीज़ें अगर पति करे तो उसके ऊपर कोई जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। हमने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेज पर हमसे यह कहा कि आप जो है वो एक महिला का मुद्दा लेकर आए हैं, आप कोई बहुत बड़ा कंसेंसस लेकर नहीं आए, और मैं इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गलत धारणा मानता हूं और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को गलत मानता हूं। एज अ लीगल स्ट्रेटजी हमने उस समय वह केस विड्रॉ किया, और हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा उस समय भी कि हम आपके पास वापस आएंगे, हम आपके पास किसी महिला की संस्था के रूप में आएंगे, और हम आपके पास और भी केसेस लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों को विड्रॉ करने पे मजबूर होना पड़ा, ये भी सच है। मैं इसमें एक बात कहूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक बात कि जब इन्होंने कहा, जब डिस्क्राइब किया इंजरी का नेचर की, एनस में टॉर्च इंसर्ट किया, संजय जी ने कहा कि 377 लगा दीजिए। अगर वही टॉर्च या कोई और शार्प वेपन एटसेट्रा अगर वो आपके वेजाइना में इंसर्ट होती
यानी वो दूसरे assault हो गुप्तांगों जाता। में, तो आप कहते हैं कि वो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन जी एनस में नहीं, इंसल्ट जी करके नहीं, बड़ी जी समस्या नहीं। लगा One देते हैं। thing, ये just क्या नहीं। लॉजिक है ये? I'm Under sorry. the new Exactly, 2013 amendments, anal penetration is Amounts to also rape. Is also rape. But Comes that will not within be a that will not be a 375. defense. लेकिन अगर ये Let's fight it out. ये सच है okay, तो they- फिर उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट को वापस नहीं भेजना चाहिए था, उस केस को डिनाई But- करना but- मैं- मैं जरा it's समझा दूं। protected मैं by- समझा एक दूं। मिनट, ये- एक मिनट दो- संजय, बात करने दो। हाँ पहले आप बोलिए। अब मैं ये कहना चाहती थी कि रेप का डेफिनेशन वाइडन हुआ था, उसमें फोर्स्ड ओरल सेक्स, फोर्स्ड एनल सेक्स और फोर्स्ड वजाइनल सेक्स तीनों इंक्लूडेड थे। और Digital also. हाँ, Digital also. So all these were included and there was only one exception, जैसे भी कहा भी गया है कि मैरिड वाइफ के साथ नहीं रेप माना जाएगा जब तक वाइफ 15 साल से कम ना हो। ये एक्सेप्शन या separated या नहीं, लेकिन सेपरेटेड आप ना लोग हो। समाज की व्यवहारिक दिक्कतों को नहीं समझ रहे हैं। जो व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में इन्होंने कहा कि हर पति को जाके थाने में अपना जवाब देना कुछ नहीं, पड़ेगा आप और जानती proof हैं देना पड़ेगा कि वो स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड वाइड ये बेकसूर हैं, है। एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड वाइड ये हैं कि ये कानून के होने के बावजूद बहुत कम औरतें जाती हैं कानून के पास रेप का। नंबर 1, नंबर 2, मैं ये कहती अब मैं हूँ जब बोलूं? आप देखते हैं कि एक औरत की क्या स्थिति है हमारे समाज में, हम भी कुछ रियलिटी देखें, और वो रियलिटी ये है कि वो कभी बहुत कम बाहर निकल पाती है और बोल पाती है। हम लोगों ने कई एक बार तो study- ऐसा भी होता हम है लोग कि ने- औरत को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ ये- जुल्म और ये- ज़ालिम जुल्म हो रहा है। ये- नहीं, यही ये- बात है। अरे, और हमने एक स्टडी करी थी जरा मुझे बोलने NCW तो के दी। लिए, जिसमें हमने ये यहाँ भी तो consent तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ भी तो consent मिल ही नहीं रहा है ना। जब आपकी बारी तो आप आएगी तो पूरा जबरदस्ती बोलिए। करिए। नहीं तो Consent नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती करें। तो वही हुआ ना। अभी जबरदस्ती क्या है? ये क्या बात पूरा कर रहे हैं? पूरा मुद्दा तो उसी पर आता है। क्या बात कर रहे हैं? जबरदस्ती I think- क्या I है? think so. I don't think this is the कैसे way प्रूव to- होता मैं है? आपके आप इस तरह देख के लीजिए ना, आप कार्यक्रम में देख अमृता लीजिए। जो ये बार-बार metaphor ला रही है, highly objectionable metaphor। मैं तो Highly अमूमन objectionable। क्रिमिनल Basically लॉ accusing में us क्या of raping होता you। है? I think he doesn't know what is sexism and what is not. मैं जरा ये कह रहा था कि हर चीज में जबरदस्ती की जो बात इन्होंने कही है, अब जबरदस्ती को प्रूव कैसे किया जाता है? प्रूफ विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ऐसे मामले में उसी लिए जो अभी कानून है जहाँ सेपरेटेड वाइफ है, उस पर if any action takes place it is rape. I agree, that is the correct law. पर जब आप एक चलते फिरते जो चल रहा है मैरिज में, अगर आप ये कह दो कि हर एक एक्ट का लीगल और फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए, और ये भी कि जब भी घटना के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद भी कोई कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, तब ये नहीं कहा जा रहा है। जब ऐसा Just a minute, they are saying wrong things. अच्छा, गलत कौन चीजें इंटरप्ट बोल रहे कर रहा है? हैं। ये अब कौन completely इंटरप्ट factual कर एक रहा है? साल, 2 साल, अब कौन 3 साल, interrupt जैसे कर कि रहा है? कानून है ही नहीं, अब जैसे कौन कि interrupt कानून नहीं कर रहा है? देख रहा, कब अब कौन वो कर interrupt रहे हैं? कर देखिए, आप लोग तो कह रहे हैं कि गलत है। कंसेंसस बनाने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि कंसेंसस की जरूरत ही नहीं है। समाज में जिस तरह की धारणा है और जिस तरह से समाज चल रहा है, अगर वही बात ठीक है। उसके उस धारणा के खिलाफ जाएंगे तो चल ही नहीं एक सकता बात- है। इन्होंने clarify one उन thing. चीज़ों को पॉइंट आउट किया, I want क्या to clarify व्यवहारिक one दिक्कतें हैं, कैसे डिटरमिन होगा कि किसने जबरदस्ती की. व्हाट हैपेंस विद इन द कन्फाइंस ऑफ बेडरूम Legally. इज ओनली बिटवीन I want to हस्बैंड say एंड वाइफ. उसमें कौन जाके वहाँ विटनेस स्टैंड करेगा और कौन डिटरमिन करेगा कि कैसे क्या होगा. क्या पत्नी दूसरा प्रश्न ये की है, बात को स्वीकार सुनिए। नहीं किया जा सकता है? Sorry? जी, अगर स्वीकार किया पत्नी जा जो सकता है। पीड़ित नहीं, है, नहीं, अमृता, मैं नहीं, पर बनने अगर की वो बात कंटेस्ट करे, proof नहीं माना नहीं जा देखिए, सकता। जो संजय ने बात कही, वो गलत मान लीजिए बात है। उस समय तो आप ये कंसेंट गलत सही थी, नहीं। बाद में विड्रॉ कर लिया. बता दूं क्या है? नहीं, आपको ही बस अकेले कानून मालूम है पूरी नहीं, दुनिया इनको में. बोलने मैं दीजिए, सीनियर फिर आपके एडवोकेट हूँ पास सुप्रीम कोर्ट का, So संजय भी हाँ, हैं. सो व्हाट क्या मतलब है? नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेट्रियार्कल. No, just in guise of feminism, you will keep abusing others. तो संवाद जब विवाद की हद तक बढ़ जाए तो ब्रेक लेना उचित है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। तो आज का मुद्दा बेहद ज्वलंत है।
हर पक्ष के अपने अपने ठोस विचार हैं और इनमें इतनी भिन्नता है कि किसी भी सहमति की गुंजाइश नजर नहीं आती है। ब्रेक से पहले हम सभी पक्षों से एक साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तेजना और आपसी मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि बहस को सलीके से आगे बढ़ाना असंभव हो गया। आरएस टीवी दरअसल उत्तेजना पैदा करके टीआरपी बटोरने का मंच नहीं है और हमारी कोशिश होती है कि हर मुद्दे से जुड़े अलग अलग विचार और पक्ष आपके सामने रखे जाएं। हम सजग रहते हैं उन विचारों से जुड़ी सोच और उसके परिप्रेक्ष्य को आप तक पहुंचाया जाए और इसीलिए हमने ये तय किया है कि आज के सवाल पर जो विपरीत मत सामने आए हैं उनके बीच बहस में उलझने की बजाय दोनों पक्षों से अलग अलग बात करके उनके विचारों को समझने की कोशिश की जाए। पहले हम बात करेंगे अमन सिन्हा और संजय हेगड़े से। सवाल ये है कि क्या विवाह में जबरदस्ती होती है, ज्यादती होती है? देखिए, हर विवाह में कुछ अच्छे चीज़ भी होते हैं, कुछ बुरे चीज़ भी होते हैं। कभी ज़बरदस्ती भी होती होगी, कभी उसे हम जो अंग्रेजी में सेडक्शन कहते हैं वो भी होता है। पर मेरा जो मुद्दा है वो विवाह और ज़बरदस्ती पर नहीं है। पर मेरा मुद्दा है, क्या हर चीज़ सिर्फ फौजदारी अदालत में ही निपटा जाएगा? हर चीज़ को क्रिमिनलाइज ही करके यही उपाय है? क्योंकि अगर ये जो मैरिटल एक्सेप्शन निकाला जाता है लॉ में, तो फिर क्या होता है कि शादी में सिर्फ एक पक्ष को ये पावर रह जाता है कि कभी भी इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करके जी, अगर किसी को। आप मुझे परमिशन दे तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इसको दीवानी मामलों के तहत क्यों नहीं लड़ना चाहिए? सवाल ये है कि अगर हिंसा के शिकार कोई बीवी है तो क्या उसका अधिकार कम हो जाता है क्या? जी नहीं। अगर हिंसा है तो दूसरे सारे प्रावधान हैं आईपीसी में, जैसे कि असॉल्ट है, हर्ट है, सारे वहाँ तो क्रिमिनल केस। अगर लेकिन रेप केसेस के मामले में कानून ज्यादा सख्त हैं और इस तरह के मामले में कानून कम सख्त। हाँ, और रेप केस जब भी दर्ज हो जाता है तब मामला ऐसे उलझ जाता है कि फिर मामला कभी सुलझ नहीं सकता। जो शादी तो रेप केस जब दाखिल हो जाता है फिर शादी कभी बचेगी नहीं, क्योंकि आदमी एकदम से जेल चला जाएगा, उसके बाद उसकी बेल भी होने में काफी दिक्कत आ जाएगी और उसके बाद जब वो आ जाएगा बाहर तो वो थोड़ी ना उस शादी में रहना चाहेगा। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि विवाह में ज्यादतियां होती हों, लेकिन इस तरह की ज्यादतियों को इस तरह का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो इतना सीवियर हो जाए कि वो दीवानी मामलों के तहत न सुलझाया जा सके। अमन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं, आप भी ये मानते हैं कि हो सकता है कि विवाह में ज्यादती होती हो, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इस ज्यादती को, इस जुर्म को क्राइम माना जाना चाहिए? नहीं, आप सही कह रही हैं अमृता जी, ज्यादती होती है कई बार, और जैसा मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी एक क्राइम है। जो आईपीसी की प्रेजेंट स्कीम है उसमें भी कई प्रावधानों के तहत ये एक जुर्म है, और जैसा संजय भी बता रहे थे, चाहे सेक्शन 498 हो, 325 हो, 327 हो, सभी के तहत जो है एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है और उस पर एक लॉजिकल क्रिमिनल एक्शन भी फॉलो करेगा। प्रश्न यहाँ पे यह है, और मुझे लगता है हम लोग किसी चीज़ की डेफिनेशन में ज़्यादा उलझ गए कि ये मैरिटल रेप है, क्या होता है, नहीं होता है। कहीं पे गुनाह होता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ये है, कहीं पे किसी ने अगर कोई गुनाह, कोई जुर्म अगर कमिट किया तो उसकी सज़ा होनी चाहिए आईपीसी में, और वो ऑलरेडी है। तो इसलिए मुझे लगता है हम लोग इसकी डेफिनेशन में ज़्यादा कॉट अप ना हो। वो उसकी सुरक्षा के दायरे में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 498A जो है वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है, वो सेक्शन उसी को एड्रेस करता है, और ऑब्वियसली बाय हस्बैंड है तो मैरिड जितने भी महिलाएं हैं सब पे वो लागू होता है और उनके पतियों पे, और उसके लिए पनिशमेंट जो है आईपीसी प्रोवाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्या है वो रेप के पनिशमेंट के बराबर है या उससे भिन्न? नहीं, उससे भिन्न है, उससे भिन्न है। पर
आईपीसी उसके लिए एक रेमेडी और पनिशमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोगों को उसके ज़्यादा डेफिनेशन में कॉट अप होने के बजाय ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी क्रिमिनलाइज्ड है। एक ये बात, कोई भी रेप को ना जस्टिफाई कर रहा है ना उसको डिफेंड कर रहा है, पर प्रश्न ये है कि ये कैसे डिटरमिन होगा, व्हाट हैपेंस विद इन कन्फाइंस ऑफ अ बेडरूम, वो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। इसको कौन जाके डिटरमिन करेगा, कौन विटनेस स्टैंड करेगा, क्या उसमें एविडेंस जाएगा। तीसरी बात ये है कि कई देशों में अमृता जी इसको लागू भी किया गया, और क्योंकि ये बहुत अव्यवहारिक था इसको रिसाइन करना पड़ा, वापस करना पड़ा। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग खाली ब्लाइंडली क्योंकि कुछ देशों में आ गया है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में है तो इसलिए हम लोग उसको एप कर लें, ये भी उचित नहीं होगा। और इस पे अगर एक लार्जर कंसेंसस जो भी अगर इमर्ज करती है सोसाइटी में तो सरकार उसको कंसिडर करेगी। पर अभी जो स्थिति है और जो कानूनी स्थिति है वो भी मैंने स्पष्ट किया। तो ये कोई ना कहे कि भाई ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है या किसी ने इसको खड़े होकर जस्टिफाई किया, वैसा कोई प्रश्न नहीं है। आप उसके पनिशमेंट पे एक डिबेट कर सकते हैं, और वैसे ही आपको एक ये भी डिबेट करनी होगी कि सोसाइटी के जो इस पे जो वाइडर रैमिफिकेशंस इसके होंगे और कई चीज़ों पे इम्पिंज करेगा। जो हमारा एक फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो वेस्ट की बनिस्बत बहुत अच्छा काम किया रिलेटिवली, तो उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अभी प्रूफ की बात की कि प्रूफ कैसे होगा, अगर वो चार दीवारी के बीच में होगा तो कैसे प्रूफ होगा। लेकिन रेप के जो दूसरे मामले हैं जिसमें ओनस ऑफ प्रूफ का मामला है, वो महिला के ऊपर नहीं होता है, जो क्राइम करने वाला होता है उसके ऊपर होता है। महिला की गवाही को सबूत माना जाता है। महिला की गवाही को सबूत माना जाता है। तो इस मामले में महिला की गवाही को सबूत क्यों नहीं? दो अलग अलग केस लेते हैं, एक मैरिटल रेप वाला और एक नॉन मैरिटल रेप वाला। जब अदालत में आ जाता है नॉन मैरिटल रेप में पूरे सर्कमस्टेंसेस देखा जाता है। अच्छा, किसके कहाँ हुआ था, घर पे आप उसके घर गए थे या वो आपके घर आया था, वो सारे सर्कमस्टेंसेस देख के कोर्ट को एक कहानी में सच क्या है झूठ क्या है पता लग जाता है। अब आप डोमेस्टिक सिचुएशन में देख लीजिएगा। डोमेस्टिक सिचुएशन में सेक्स हुआ है, सेक्स महिला कहती है फोर्स्ड थी, आदमी कहता है नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं करी। अब ये डिटरमिन कैसे होगा? और उस बीच आदमी का क्या होगा? आदमी पहले अंदर जाएगा, बेल नहीं होगी। देखिए मैरिट यही समस्या तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ भी आती होगी, उसको भी प्रूफ करने में आती है। डोमेस्टिक वायलेंस में इतने सख्त जो एंटी रेप जो लॉ अभी बना है उतना सख्त है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी एक एफआईआर दर्ज हो इमीडिएटली पुलिस वाला आके आपको उठा ले। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई शादी चल नहीं रही है या ऐसे प्रॉब्लम्स है तो उससे जो एलिगेंट सोल्यूशन है या साफ सुथरा सोल्यूशन है, शादी तोड़ दीजिएगा, वहीं सेपरेशन लाइएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसा प्रावधान है कि आप सेपरेट होकर भी उस घर में यू हैव अ राइट ऑफ स्टे, और जो भी होता है वो सब दीवानी कोर्ट्स में होता है। ये जो जेल का जो डर आप पुरुष पे लागू करना चाहें, उससे तो फिर ना पुरुष शादी करेगा ना समाज आगे चलेगा। लेकिन क्या महिलाओं को संविधान में प्रदत्त बराबरी का हक हासिल नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बराबरी का हक है अमृता जी। और इसमें जो मुख्य समस्या है वो, अब देखिए कंसेंट आप कैसे डिटरमिन करिएगा। अभी कंसेंट था, कल किसी ने विड्रॉ कर लिया, फिर कहा कि नहीं मैंने कंसेंट नहीं विड्रॉ किया था। तो ये सब बड़े इंट्रिकेट क्वेश्चंस हैं, और ये एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है उस पे भी इम्पिंज करते हैं, लार्जर सोसाइटी पे भी इम्पिंज करते हैं। तो इस विषय को, इस पे एक लार्जर डिबेट की आवश्यकता है, इसको कंसिडर करने की। और संविधान हर तरीके से महिलाओं को बराबरी का हक देता है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में आने के बाद महिलाओं को और पुरुषों को भी कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। तो वो उसका एक हिस्सा है। पर कोई भी ये नहीं कह रहा, ना ये किसी का ये केस है कि कोई भी मैरिटल रेप को जस्टिफाई कर रहा है या डिफेंड कर रहा है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आईपीसी के तहत भी ये कानूनन जुर्म है, इसमें कोई जाएगा तो एफआईआर लॉन्च हो सकती है। पर
इसकी जो सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट है उसके साथ इसको आप कैसे डिटरमिन करिएगा कि मैरिटल रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कंसेंट जो है उसको लेके किस तरह का कैसे कोर्ट्स का कैसा रुख रहता है या कैसे कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, इसमें सोसाइटी पे कैसे इम्पिंच करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पे कैसे इम्पिंच करता है। और ये भी तो बात है कि हम लोगों को फैमिली को, मैरिज को बढ़ने का एक मौका देना है, उसको इनकरेज करना है। और तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को कंसिडर करना पड़ेगा। इस पे कोई भी स्वीपिंग ब्लैंकेट और सिंपलिस्टिक जो है आर्गुमेंट, जजमेंट अपना पास कर देना, मुझे नहीं लगता ये उचित होगा, ये फेयर होगा, ना ये महिलाओं के लिए ना ये पुरुषों के लिए फेयर होगा। आप ये चाहते हैं कि सरकार इस पर बहस को आगे बढ़ाए? नहीं, देखिए ये तो एक सोशल एक प्रश्न है। हाँ। तो इस पे अगर सोसाइटी में कोई लार्जर कंसेंसस बनती है या पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंसेंसस बनती है तो सरकार बहुत अलर्ट है और सरकार उसका कॉग्निजेंस लेगी, उन सब बातों को कंसिडर करेगी और फिर यहाँ पे जैसे राज्यसभा में, लोकसभा में, सदन पे लोग डिबेट करेंगे और फिर इस पे एक मत तय होगा। पर सरकार इज नॉट इम्यून फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन या जो भी सोसाइटी में ओपिनियन बनता है। तो प्रश्न ये है लेकिन कि सरकार ये सब तो संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जो संवैधानिक प्रोसीजर है उस पे चलती है। बिल्कुल। और संविधान में महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक हासिल है। लेकिन इस जगह पर ऐसा लग रहा है, तमाम महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक हासिल नहीं है, उनको अपने शरीर पर हक हासिल नहीं है, इसलिए इतना विवाद खड़ा हो रहा है। इसीलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, अब हम रेप के बारे में बात कर रहे हैं। रेप एक ऐसा सेक्शन है जो अमूमन सिर्फ मर्दों पे आ जाता है, औरतों पे नहीं। हाँ। यहाँ जो बराबरी का कभी हो नहीं सकता है, यानी जो हमेशा विक्टिम औरत होगी और परपेट्रेटर मर्द होगा। तो तभी ये जो बराबरी वाला आता है ना, बराबरी दो इक्वल्स में होते हैं, दो इक्वल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष और महिला बराबर नहीं है, दोनों है, दोनों सेपरेट कैटेगरीज में है। उसकी अभी ऐसा ये एक प्रकृति का नियम ही मान लीजिएगा। रेप का भी जो कानून है वो कोई जेंडर न्यूट्रल नहीं है, हो भी नहीं सकती है। और इसलिए प्रिजम्पशन यही रहता है कि पुरुष ने कोई अत्याचार किया है महिला पे और इसके अलावा कोई दूसरी रीडिंग नहीं हो सकती। तो इसमें इक्वालिटी का प्रश्न जो है वो नहीं है। प्रश्न ये है कि आप इस तरह के अगर कानून लाते हैं जो कि आपके फैमिली सिस्टम, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे अगर एक बहुत उसका वाइड रैमिफिकेशन और इफेक्ट होगा, तो इसको सोच समझ के लाना पड़ेगा और इसके सारे पहलू कंसिडर करने पड़ेंगे। बस क्योंकि दो लोग आके कोई कहीं चीखे चिल्लाएं और कोई सिंपलिस्टिक जजमेंट पास कर दें, तो इस पे इस तरीके से जो है विधायिका नहीं काम करती, ना हमारे सदन काम करते हैं। और जहां तक जैसा मैंने बताया, जो मैरिटल रेप का प्रश्न है, ना कोई जस्टिफाई कर रहा है, ना कोई डिफेंड कर रहा है, कानूनन जुर्म है। और जो भी अगर कोई इस तरह का अत्याचार करता है तो उसके लिए कानून में सजा भी है, रेमेडी भी है और पनिशमेंट भी है। जी, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का नहीं है। विवाह जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्था है, इसे व्यक्तिगत अधिकारों के विचार से इस वक्त चुनौती मिल रही है, ऐसा लग रहा है। क्या ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि इस संस्था को भी वक्त के साथ जो ज़रूरतें बदली हैं, जो महिलाओं की सोच विकसित हुई है और जो भारतीय संविधान में बराबरी के मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके दायरे में विवाह की संस्था को भी बदलने का और उसमें सुधार की ज़रूरत आ पड़ी है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक से पहले आपने सुना संजय हेगड़े और अमन सिन्हा को, जो तस्वीर के एक पक्ष को बयान कर रहे थे। लेकिन अब हम तस्वीर के दूसरे पक्ष पर बात करते हैं और महिला अधिकारों की वकालत करने वाली दो महत्वपूर्ण महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंपल बात यह है कि बलात्कार क्या होता है। बलात्कार अगर हम मानते हैं, मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं है जो नहीं जानता ऐसी शादियों को जहां भयानक महिलाओं के साथ मारपीट होता है। जो मारपीट कर सकता है अपनी पत्नी के साथ में, जो अपनी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर सकता है। कई सारे ऐसे हम लोग महिला संस्थाएं इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार खुद बाप कर रहे हैं, इसके इतने केसेस हैं। जो ऐसा कर सकते हैं वो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार नहीं कर सकते, ये हम कैसे माने। और अगर बलात्कार हो रहा है तो गलत है। इन्होंने कहा, संजय जी ने जाने से पहले, कि बलात्कार कैसे साबित होगा।
किसी भी बलात्कार की घटना के बारे में कैसे साबित होगा, ये समस्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बलात्कार हमेशा बंद दरवाजे के अंदर आमतौर पे होती है, किसी के सामने कोई विटनेस नहीं। उन्होंने कहा ना, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि कहाँ विटनेस होगा, कौन हम होगा? एक चीज Witness उसके होता ही बारे में नहीं। कहना चाहते हैं आगे। नहीं, लेकिन मतलब क्या बहुत ये अंतर सच है ही नहीं नहीं। है कीर्ति जी कि अगर इस हद तक महिला चली जाएगी कि वो अपने पति के खिलाफ, पूरी शादी व्यवस्था के खिलाफ शिकायत करने जा रही है कि उसके साथ रेप हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो एक तरह से वो शादी तोड़ना चाहती है। तो जब शादी तोड़ने के लिए तो बहुत सारे और प्रावधान हैं ही कानून में, फिर इसकी जी, क्या जरूरत ये दो है? चीजें अलग अलग हैं। एक तो शादी को तोड़ना, वो तो खैर अलग हो ही जाएगी। अगर एक महिला और अपने हस्बैंड के खिलाफ रेप का एलिगेशन लगाएगी तो वो तो शादी एक तरह से टूट गई। पर वो दूसरी बात है कि वो जाके कोर्ट में कहे कि हमें शादी तोड़नी है, वो तो डिवोर्स के कानून से आता है। पर रेप एक हियरनेस क्राइम है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक बलात्कार जो है मर्डर के मतलब कंपैरिजन में समझा जाता है मर्डर के क्राइम के नेचर से। जो जब क्राइम होती है, और काफ़ी क्राइम औरतों के खिलाफ ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं, तो उनको कैसे प्रूव करते हैं? हम लोगों ने काफ़ी केसेस डील करे हैं इडवा में, और भी हमने केसेस देखे हैं, पढ़े भी हैं। उन सब केसेस में क्या प्रोसिक्यूटर्स का अपना एविडेंस कोरॉबरेटेड बाय मेडिकल एविडेंस, हाँ ये ज़रूर है कि उसको जाके अपने को एग्जामिन भी करना पड़ेगा अगर वो जाती है। किस मतलब कितनी देर बाद वो अपना देती है एफआईआर, कितनी देर बाद बताती है, किस को उसने बताया हत्या, आई मीन ये ऑफेंस के बाद किसको उसने बताया, क्या क्या और सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। सारे ये जो एविडेंस इकट्ठा करे जाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये सारे एविडेंस प्रूव करते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ या ना हुआ। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हमें आश्चर्य है कि जो लोग ये कानून ही नहीं चाहते, उनको इतनी क्यों फिक्र हो रही है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। जी, एक्चुअली इन्होंने जो शादी का जो डिफिनेशन दिया ना, मुझे वो समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि शादी एक डेली नीड्स है, सेक्स होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सेक्स, तो फिर वैसे और पत्नी में क्या अंतर है? पत्नी के साथ आपको सेक्स करना है तो वैसे के साथ भी सेक्स कर लीजिए। शादी के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, वो बोलते हैं, वो आज के मतलब जो प्रत्यात्मक सत्ता के समर्थक है उनके लिए बोलते हैं। उनका कहना है कि तुम भूल गए हो पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी है अधिकार और अधिकारी की। मतलब ये हुआ कि आप पुरुषवादी मानसिकता से इतना ग्रसित हो गए हैं कि आप भूल गए हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल आधा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अधिकार को नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर आपका अस्तित्व नहीं है। जी, तो अब है कि समरसता संबंध बनी। संबंध कैसे बनेगी? समरसता से बनेगी। अब पत्नी को मन ही नहीं है कि सेक्स करने का, आप जबरदस्ती सेक्स कर रहे हैं, तो ये क्राइम है। ये मर्डर से बढ़ के है, क्योंकि मतलब आज का रेप में क्या युवा होता तो है ये ना कि समझ रहा है कि ये क्राइम है, रेप में क्या, लेकिन सरकार को और राजनीतिज्ञों को समझने में अच्छा दिक्कत आ रही है। अमृता, एक बात मैं और याद देता अभी अच्छा, एक पूरा सवाल है क्या? हम इसको कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं कि एक हस्बैंड कब अपनी वाइफ से कंसेंट लिया या कब नहीं लिया। और अगर इन सब चीज़ों पे हम व्यवहारिक तौर पे जाएं तो ऐसे फट से मतलब हम ये बता दें कि इसको जो है ये क्रूअल्टी के क्राइम क्लाज में लाएं, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अमेंडमेंट पास करे, तो ये अभी हमारे समाज के लिए व्यवहारिक नहीं है। आज की डेट में आपको जवाब दे रही हूँ। आज ही की डेट में 90% केसेस में हम देखते हैं, इवन कि हम जैसे पढ़ा लिखा सोसाइटी के लोग अब डरते हैं। पहले तो ये कि समाज में महिलाओं को कितने भय में रहना पड़ता है, वो अपने निर्भय तरीके से तो सड़क पे चल तक नहीं सकती हैं। अब आप अपने पुरुषों के भय के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी बात, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि कैसे तय होगा, एक पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि मेरी कंसेंट नहीं थी। पहले तो ये कि किसी भी रेप मामले में, सपोज करिए कि कोई पुरुष महिला में दोस्ती थी, कई ऐसे केसेस हैं, साथ में किसी कमरे में गए, वहाँ पर दोस्त ने अपनी फ्रेंड पे रेप किया, उसने कहा मेरी कंसेंट नहीं थी, तो उस पर जांच होती है। वो पुरुष कहता है भाई वो मेरे साथ तो कमरे में साथ में आई, कंसेंट से आई, और महिला समझाती है कि कैसे रेप था। इन सारी चीज़ों के कॉम्प्लेक्स इससे कोर्ट तय करता है कि रेप थी या नहीं थी। यही बात मैरिज के अंदर भी अप्लाई करेगी। दूसरी बात, हमने जब 2013 में, कम से कम हम में से कुछ लोगों ने जब कुछ मंत्रियों से बात किया था यूपीए सरकार में, कहा था कि इसको एक्सेप्शन हटाइए, तो हम लोगों ने कहा था कि इवन एक शुरुआत के लिए अगर आपने, हम लोगों ने एक प्रपोजल भी दिया,
हम में से कुछ लोगों ने कि एक प्रपोजल अगर आप सेफगार्ड भी एक रखना चाहते हैं कि कम से कम जिन शादियों में पत्नी ने बैटरिंग की यानी पीटे जाने की कंप्लेंट्स पहले की हैं और उसकी मेडिकल आपके पास एविडेंस है, मारी पीटी गई है, बुरी तरह से मारी पीटी गई है, कम से कम उस महिला से तो आप रेप कंप्लेंट ले लीजिए। जब इतनी पीटी जा रही हैं तो वो रेप नहीं हो रही हैं, ये आप क्यों मानेंगे? वो जब आपके पास फिजिकल एविडेंस है कि शी इज बीइंग बैटर्ड, तो कम से कम वहां पर आप रेप की कंप्लेंट ले लीजिए। ये प्रपोजल भी हमने दिया, इसको भी वो कह रहे हैं कि शादी के अंदर हम नहीं मान सकते क्योंकि पवित्र बंधन। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के बयान में सबसे ज्यादा आपत्तिजनक लगा कि अगर आप कह रहे हैं ये पवित्र बंधन है, सैक्रेमेंट है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कह रहे हैं? क्या हिंसा से पवित्र बंधन को कोई खतरा नहीं होता? मैम आपने कहा कि कानून हैं उनके लिए बने हैं, लेकिन मैम कानून में जाने के बाद उनका बार बार फिर से तो रेप होता है मैम। वो पहले पुलिस में जाती हैं, उनको अपनी पूरी कहानी बताती हैं, फिर एडवोकेट को बताती हैं, फिर कोर्ट में बताती हैं, तो मैम ये तो उसका बार बार, और फिर जब वो इतना उसका हो जाता है तो मैम आगे उससे फिर कौन आएगा उसका हाथ थामने? इसके लिए ये बड़ी समस्या, भले वो आर्थिक हो कि ना हो। बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो प्रोसीजरल कानून्स हैं, ये जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये कितना औरतों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, उनको बार बार एक घटना को रिपीट करना कितना उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो इस कानूनों में, इन कानूनों में भी कुछ कुछ बदलाव आए हैं और कुछ कुछ कोर्टों ने इसमें बदलाव लाए हैं अपनी जजमेंट से। एक तो ये है कि भाई जल्दी से जल्दी आप मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर दें अपना बयान, और पुलिस को ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसमें हम आपके साथ ये एग्री करते हैं कि इसमें जो औरत को और ये भी कहा गया है कि औरत और आदमी को मतलब सामने नहीं रखना चाहिए जब वो बयान दे रही है, एक पर्दा के पीछे बयान दे सकती है। तो ये सब जो प्रोसीजरल कानून में भी हमें बहुत बदलाव लाने हैं। हम अग्री करते हैं कि हम बहुत इंसेंसिटिव, एक देश इंसेंसिटिव है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें कीर्ति जी, तो एक तो वो महिला है जो किसी अनजान व्यक्ति के रेप का शिकार है, लेकिन जब मैरिटल रेप की बात आती है तो उस आदमी के साथ उसे रोज जीना है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्स करने के लिए उसे मजबूर कर रहा है। उसके साथ जीना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही है कि आपका पुरुष प्रधान आपकी सोच है। आप अभी तक सोचते हैं कि भाई औरतों को ये हक नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़ जाएंगी। शायद कुछ डर भी है कि अगर औरतें बोलने लगेंगी और हमारी सारी पोल खुल जाएगी तो फिर क्या होगा। जी, अगला सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अभी बीजेपी प्रवक्ता और माननीय वकील साहब ने कहा कि शादी एक सर्टिफिकेट है सेक्स करने का, तो ऐसा अगर है तो न्यायालय में जब शादी होती है तो स्टाम्प पेपर में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि पति को अनलिमिटेड टाइम सेक्स करने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर बंधन की पवित्रता केवल शारीरिक संबंध से ही है तो इस बंधन को तोड़ देना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। शादी का अर्थ है कि दो व्यक्ति एक परिवार बना के एक दूसरे की सुख सुविधाओं को समझ के जीवन व्यतीत करेंगे, ना कि प्रतिदिन पत्नी के साथ सेक्स करना शादी का एक अधिकार बन जाएगा। तो यदि बंधन की पवित्रता केवल शारीरिक संबंध है तो इस बंधन को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। ये हमारे देश के युवाओं की आवाज है। मुझे लगता है कि उन राजनीतिज्ञों तक और सियासतदानों तक जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन कमलेश आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं बहुत सारी यंग महिलाओं से मिलता हूँ जो मुझे जो इस चर्चा के विषय में मुझसे कहती हैं कि सर अगर ऐसा है कि कल को मेरे साथ ऐसा हो और मेरे पास इस अपने खिलाफ किए हुए अन्याय के लिए लड़ने का कोई साधन ही ना हो तो मुझे तो ऐसी शादी से डर लगता है। तो जहाँ पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये विवाह के लिए खतरा है, मेरे ख्याल से तो यह कानून ना होना ज़्यादा बड़ा खतरा है इस देश के भविष्य के लिए, औरतों के लिए। भाई जी, अगला सवाल पूछिए। जो ये कानून बनाने की बात हो रही है, कानून बनाने से सारी चीज़ हो नहीं जाएंगे। कानून को लागू करने में जो समस्याएं हैं उसके लिए कानून न बनाना ये उचित नहीं है। ऐसे कानून से आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, तो ऐसे कानून लाने से, लीगल मामले लाने से परिवार टूटेंगे, विखंडन होगा परिवार का, तो महिला अकेली रह जाएगी परिवार टूटने से। तो फिर क्या ऐसे में महिला सशक्तिकरण संभव है, महिला को अकेला छोड़कर? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कि परिवार व्यवस्था से सही बात है कि हम सबको बहुत सारे ताकतें मिलती हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए परिवार व्यवस्था में
ये एक दोनों बातें हमेशा ही रहती है ना। किसी भी व्यवस्था का अगर कोई अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसी व्यवस्था में कितना दमन होता है, कितनी हिंसा होती है, कितनी गैर बराबरी है, ये भी तो देखना है। तो कुल मिलाकर के ये जो चेंज आ रही है, ये उस गैर बराबरी को, उस संस्था के अंदर की गैर बराबरी को ख़त्म करने की मात्र बात कही जा रही। उस संस्था को ख़त्म करने की बात, अगर हिंसा, भयानक हिंसा उस संस्था को नहीं ख़त्म कर रही तो बराबरी आ जाने से वो संस्था को क्यों खतरा हम देख रहे हैं, ये हमें खुद सोचना होगा। शायद ये हमारा अपना भीतर का कोई पूर्वाग्रह बोल रहा है, ये नहीं। मेरे ख्याल से बराबरी आने से आपस में और ये सारे जो आपके मित्र बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुरुष महिला में, पति पत्नी में अगर दोस्ती होगी, बराबरी होगी, एक दूसरे से संबंध में पूछ करके वो एक दूसरे को ये रखेंगे, खुश रखेंगे, तो इससे ज़्यादा उस संस्था को मजबूत करने वाली बात क्या हो सकती है। समानता का मतलब कुछ हद तक समझौते भी होते हैं। आपने समझौते की बात कही, मैं कह रही हूँ कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे समाज में आम पुरुष महिला रिश्तों में समझौते कौन ज़्यादा करता है? सच बताइए, कौन ज़्यादा करते हैं समझौते? बिल्कुल, मतलब समझौते तो हर इंसानी रिश्ते में समझौते होते हैं, लेकिन हिंसा के साथ आप महिलाओं से कहेंगे कि आप बाकी सारे समझौतों के साथ, हिंसा के साथ और गैर बराबरी के साथ समझौता करिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मतलब कहीं से एक आखिरी सवाल समझौता करती रहूंगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कमलेश मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप लोग इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, यहाँ मतलब राजनीति में तो उसका कोई हल अभी तक निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने देखा कि सरकार उस पर उस तरह से सोच ही नहीं रही है जिस तरह से जिस समस्या को लेकर आप लोग चल रहे हैं। तो जब आप कोर्ट तक गए, वहाँ पर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब अब क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ रिकॉग्निशन, यानी मैरिटल रेप जैसी कोई समस्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, या इसके खिलाफ कानून भी बनाना ज़रूरी है और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशन डिसमिस नहीं की है। हम वापस आए और हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा वापस जाएंगे। हम अभी रिसर्चेस कर रहे हैं और हमने पूरे देश में विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से और भी माध्यमों से लोगों से यह कहा है कि वो अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की हमें जानकारी दें। और अब जब हम अगली बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम चाहेंगे कि ऐसी संस्थाएं, कीर्ति जी की संस्था और लोगों की संस्थाएं हमारे साथ आएँ और वो पिटिशनर्स बने और हम वो इन सारे घटनाओं को, पूरे देश की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट को उनकी गलती का एहसास कराएं कि वो जो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक महिला की समस्या है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपके चैनल से भी यह संदेश पूरे देश में देना चाहूँगा कि अगर पूरे देश में किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो वो हमें लिखें और हम उसे पिटिशन का पार्ट बनाएंगे और हम दोबारा और जल्द ही हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, चूँकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे पत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं और जैसे ही और पत्र प्राप्त होंगे हम एक कंपोजिट पिटिशन बनाकर जल्द ही, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि गर्मी की छुट्टियों से पहले ही मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हम ये पिटिशन लेकर जाएं और हमारे सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस हैं, वो इस मैटर को जो है उसको करने के लिए बहुत कीन है और वो इस मैटर को करेंगे। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बताना चाहता हूँ कि निश्चय ही और जल्द से जल्द, अगर कानून मतलब अगर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं तो निश्चय ही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के द्वारा हम इस एक्सेप्शन को हटाने में कामयाब जरूर होंगे। जी, और अगर राजनीति अनुदार हो रही है, उदार नहीं है इस मसले को लेकर, तो कम से कम सिविल सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट से अभी उम्मीदें लोगों की खत्म नहीं हुई हैं और यहाँ पर युवाओं की आवाज़ सुनकर भी लगता नहीं है कि उनके मन में या उनके प्रति, इस पूरे समस्या के प्रति उनके मन में कोई गलतफहमी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो लोग इसके खिलाफ हैं वो आने वाले दिनों में इसके पक्ष में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपका भी शुक्रिया। आप सब लोगों को